हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन के बारे में सुना था। ठीक है। और हमने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी तो पता चला कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं जो मिलके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से वो तीन मेन कंपोनेंट है? पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है। ये तीन ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो मिलकर हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को हमें आज देखना था और इन्हीं को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, इन्हीं को देखना था और इन्हीं को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा जो पहला कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो इसके बारे में आपने एनिमल टिश्यू जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ा होगा, यानी एनिमल टिश्यू टॉपिक में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है और इसलिए यहाँ इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड। और ब्लड को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने एक डिफिनीशन आएगी कि जो हम ब्लड के लिए यूज करते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। यानी ये वो फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, या हम बोल सकते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, और ये इसकी डिफिनीशन है। तो ये फ्लो करता है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में। तो इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। कौन सी ब्लड वेसल्स भाई? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, तीन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और अगर हम हमारे बॉडी में ब्लड के जो है बात करें कि कितना अमाउंट ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है, या हम इसके अमाउंट की बात करें, ठीक है, या क्वांटिटी बोल सकते हैं, अमाउंट या क्वांटिटी की बात करें, तो हमारी बॉडी का 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारे पूरे बॉडी वेट का 7 to 8% जो परसेंटेज है वो किसका बना होता है? वो बना होता है ब्लड का। जैसे अगर एक एवरेज मान के चलें, एक एवरेज अगर कोई पर्सन है जो 70 किलोग्राम का है, ठीक है, एक एवरेज हम मान के चलते हैं, कोई 70 किलोग्राम का पर्सन है, तो 70 किलोग्राम के पर्सन में उसके बॉडी वेट का 7 to 8% यानी लगभग आएगा कितना? 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी बॉडी में कितना ब्लड होगा ये 7 to 8% से ही डिसाइड होगा। आपका जो बॉडी वेट होगा उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाएगा। ठीक है। जैसे मेरा जो वेट है वो 100+ है, तो मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरी बॉडी में ब्लड रहेगा। किसी का भाई, आप लोगों में से हो सकता है कोई ऐसा हो जो 40 किलो का हो, जो 50 किलो का हो, तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से पाया जाता है। लेकिन हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें जब हम एक एवरेज पर्सन की बात करते हैं, एक एवरेज औसत इंसान, तो वो औसत इंसान का जो वेट होता है वो 70 किलोग्राम ही कंसिडर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ब्लड के कलर की, और कलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी कलर से ही हम ब्लड की पहचान कर पाते हैं, और ब्लड को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो इसके कलर से ही मिलता है। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कलर तो हम कॉमनली जो एक कॉमन कलर बोलते हैं भाई, रेड कलर। ठीक है। कुछ और नहीं, रेड कलर पाया जाता है। हाँ, लेकिन रेड में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, और वो थोड़ा सा वेरिएशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में देखने को मिलता है।
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कंपेयर करेंगे किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ऑक्सीजनेटेड को अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कंपेयर करेंगे कलर को लेकर, तो ये हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा लाइट रेड मिलेगा। किससे मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमें हल्का सा डार्क रेड मिलेगा। वैसे दोनों रेड है, लेकिन जब हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड लाइट रेड और डीऑक्सीजनेटेड डार्क रेड। एक और कंपैरिजन आता है जो बोन मैरो सेल्स होती हैं, जो बोन मैरो में ब्लड होता है, ठीक है। बोन मैरो का जो ब्लड है, जब उसको अगर हम देखेंगे तो वो भी हमें रेड मिलेगा, लेकिन उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो हाई डेंस ब्लड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बोन मैरो सेल्स वगैरह तमाम स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। खैर उसकी बात हम यहाँ नहीं करते, यहाँ हम जो बात करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं। फिर हम एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें कंपोजिशन कैसा होता है, बना किसका होता है, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह लो या ब्लड सेल्स भी कह लो। तो प्लाज्मा जो कि ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में अलग अलग तरह की, उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसके फॉर्मेशन वगैरह की भी बात करेंगे। तो प्लाज्मा जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 55%, ठीक है। कितना मिलता है, 55%। स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ मतलब पेल येलो कलर्ड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड पार्ट है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, पीएच 7.4। ये 7.4 पीएच, अगर हम प्लाज्मा का पीएच बोलना चाहें, हम प्लाज्मा का भी पीएच कह सकते हैं, ये हम ब्लड का भी पीएच कहते हैं, कि ब्लड का जो हमें पीएच मिलता है वो भी मिलता है कितना, 7.4। और फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी में अलग अलग तरह का मैट्रिक्स पाया जाता है। यहाँ पर भी जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का या प्लाज्मा का, जो फ्लूइड पार्ट है, दैट फ्लूइड पार्ट इज मैट्रिक्स। वो फ्लूइड पार्ट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स की हमें पहचान कैसे होगी, हम अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो याद ऐसा करो मैट्रिक्स को कि सपोज करो जो फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल जो जगह भरने का काम करे, ठीक है, उसका और कोई अस्तित्व नहीं, वो डेंसिटी प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मास प्रोवाइड करता है, और फिलर मटेरियल है। तो जो भी फिलर मटेरियल होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स है यानी फ्लूइड फॉर्म जो है, फ्लूइड पार्ट जो है प्लाज्मा का, वो इसका मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की बात करें तो कितनी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, 45%, ठीक है। कितनी पाई जाती हैं, 45%। इसमें तीन तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, तीनों मिला के 45% है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी हम देखेंगे इनको डिटेल में कि प्लाज्मा के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन पाए जाते हैं, और जो हम ब्लड सेल्स पढ़ने वाले हैं कि ये ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आता है वो है ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। किससे पूछा जाता है भाई, ब्लड फॉर्मेशन। अगर हम ब्लड फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोपोइसिस। क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, हेमोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ये हेमोपोइसिस होता कहाँ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम हेमोपोइसिस के फॉर्मेशन की बात करें कि ये कहाँ होता है, तो दो हमारे पास जो है पार्टीशन आता है।
एक पार्टीशन आता है कि बर्थ के पहले ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और दूसरा पार्टीशन आता है कि बर्थ के बाद जो है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो हेमोपोइसिस के दो पार्ट, एक हम बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी बर्थ के पहले ब्लड का फॉर्मेशन, और इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसको। हम बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है, बर्थ के पहले वाला टाइम, और दूसरा आफ्टर बर्थ। इसको ध्यान से नोट कर लेना। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है यॉर्क सैक में, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होता है यॉर्क सैक में, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी जितना भी अमाउंट है यॉर्क का जो फॉर्मेशन होता है वहां से ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। दूसरा, इसके बाद फॉर्मेशन होता है लिवर में, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो फॉर्म इन किडनी। ये मैं बात कर रहा हूं इंट्रा यूटेराइन लाइफ की, ठीक है। एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑल्सो फॉर्म इन स्प्लीन। ये कब की बात हो रही है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो इसमें ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं ना, ये ऐसा ही पैटर्न है। अगर कभी पूछे कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हम अगर ऑप्शन में यॉर्क सैक है तो यॉर्क सैक लगाएंगे। लेकिन जो 2000 मेरे ख्याल से 2016 में ये क्वेश्चन आया था, 2016 में दो बार जो है नीट का पेपर हुआ था, और उसका जो सेकंड पेपर हुआ था आई थिंक जुलाई जुलाई में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है, शायद 24 जुलाई को हुआ था, ठीक है। तो 2016 में 24 जुलाई को जो अपना नीट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और ऑप्शन क्या क्या थे हम ध्यान से देखते हैं। कि लिखा था कि ब्लड फॉर्मेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस इन, और इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब बोन्स बन जाती हैं तो बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, तो जितनी भी बोन्स हैं जो भी बन जाती हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ के एंड तक, फिर वहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चार ऑप्शन थे हमारे सामने। कौन से चार ऑप्शन थे? सेकंड था लिवर था, किडनी था, स्प्लीन था, एंड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। फॉर्मेशन तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में चारों में होता है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे पहला फॉर्मेशन है वो किसमें है? लिवर में। अगर ऑप्शन में यॉर्क सैक होता तो यॉर्क सैक आंसर लगता, लेकिन दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहाँ होता है। लेकिन ये लिवर, किडनी, स्प्लीन और यॉर्क सैक ये केवल एम्ब्रियो स्टेज में या जेस्टेशन पीरियड इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम बर्थ के बाद की बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ की बात करते हैं, तो आफ्टर बर्थ यानी बर्थ हुआ और बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक, कब की बात कर रहा हूं? बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक, बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स। बोन मैरो क्या होता है भाई? अस्थि मज्जा। सुनते हैं हम, बात करेंगे जब किसी भी बोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सपोज करो ये एक बोन है और इस बोन के अंदर हमें एक हॉलो कैविटी दिखती है, इस हॉलो कैविटी को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ये हॉलो कैविटी क्या दिखती है? बोन मैरो। एनिमल टिश्यू जो मैं आप लोगों को जो वीडियोस दे रहा हूं उसको आप रिवाइज करोगे आगे, अभी उसमें हमें बोन और बोन मैरो मिलेगा, हम उसको डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बोन मैरो जो है दो होते हैं, और बोन की पोजीशन के हिसाब से हम बात करते हैं। तो बोन का जो एंड पार्ट होता है, आप लोगों को ध्यान में होगा, मैं याद दिला दूं, कुछ लोग जो भूल गए होंगे, तो जो कॉर्नर पार्ट होता है यानी एंड पार्ट होता है बोन का, उसे बोलते हैं एपिफाइसिस। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पार्ट है वो क्या है? एपिफाइसिस। और जो सेंटर पार्ट है वो क्या है? डायफाइसिस। और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। तो ये बोन के एनाटॉमिकल तीन पार्ट होते हैं, किनारे का पार्ट एपिफाइसिस, सेंटर का पार्ट डायफाइसिस, और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो प्लेट्स होती हैं मेटाफाइसिस। ये हम एनाटॉमिकल डायग्राम जब देखेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ।
अब बोन मैरो, ध्यान से सुनना, बोन मैरो जो एपिफाइसिस की तरफ होता है, यानी वो बोन मैरो जो कॉर्नर की तरफ होता है, उसे बोला जाता है रेड बोन मैरो। और जो बोन मैरो सेंटर की तरफ होता है यानी डायफाइसिस की तरफ होता है, उसे बोला जाता है व्हाइट बोन मैरो। और दोनों में ही अलग अलग तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो जो कि एपिफाइसिस की तरफ है, कॉर्नर की तरफ है, स्पॉन्जी बोन वहां पर प्रेजेंट होती है। रेड बोन मैरो वहां आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जो व्हाइट येलो बोन मैरो है जो सेंटर की तरफ पाया जाता है, हम उसे बोलते हैं, वहां पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है जो डायफाइसिस की तरफ होता है। तो यहां मैं अभी बात कर रहा हूं कि 0 से 20 ईयर्स तक सभी बोन मैरो, सभी बोन्स की बोन मैरो में ब्लड सेल्स का या ब्लड का फॉर्मेशन पाया जाता है। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होता है भाई? आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होता है? बहुत सी ऐसी बोन्स हैं हमारी बॉडी में जिनका बोन मैरो कैल्सिफाइड हो जाता है। होता क्या है, बोन्स पे कैल्शियम का डिपोजिशन लगातार बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे बोन्स का डिपोजिशन होता है तो अंदर का जो पार्ट है, ये जो बोन मैरो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बोन मैरो बहुत सी बोन्स का कैल्सिफाइड हो जाता है। ये बोन मैरो पूरा रिप्लेस हो जाता है, कैल्शियम, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उससे रिप्लेस हो जाता है, यानी बोन के मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाता है। अब जब ये रिप्लेस हो गया तो वहां पर बोन सेल्स, जो बोन मैरो सेल्स हैं वो नहीं बची। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद केवल जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, केवल उनके बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो आफ्टर 20 ईयर्स क्या लिखेंगे? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो भी लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं उन लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इससे कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो भी मैंने आपको बात बोली, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, एपीफाइसिस कहाँ है, डायफाइसिस कहाँ है, मेटाफाइसिस कहाँ है, एनाटॉमिकल डायग्राम हम इसका देखेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। अब एक पॉइंट और आता है इसमें कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, एक हमने बड़ा फेमस नाम सुना हुआ है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए जरूरी है? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। अब ऐसा हो कि अगर इस विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो, ठीक है, और विटामिन B12 जो है ये, अगर ये बॉडी में कम बने, एब्जॉर्ब, इसका एब्जॉर्प्शन ना हो, तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। सो विटामिन B12 से रिलेटेड एक डिजीज भी आप याद रखना, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 से रिलेटेड। दूसरा हम बात करते हैं, और यहाँ पे क्या हमारे लिए एसेंशियल फैक्टर है? हमारे लिए विटामिन B2 भी एसेंशियल है। ठीक है, B2 का भी कुछ अमाउंट, लिटिल अमाउंट जरूरी है, किसके लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए। तीसरा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, आपने नाम सुना होगा, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है और ये भी आरबीसी प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस है और आरबीसी इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ये आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और इसीलिए इसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय किडनी, सिक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सुना होगा
क्वेश्चन ये आया था 2000 अभी 20 का जो हमारा नीट का पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 का नीट का पेपर। याद करेंगे उस क्वेश्चन को, जिन लोगों के दिमाग में होगा, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे नीट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एमबीबीएस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से रिलेटेड है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन है जिसको हेमोडायलिसिस पर रखा गया है, ठीक है, हेमोडायलिसिस पर रखा गया है और उसकी कंटिन्यूअसली हम हेमोडायलिसिस कर रहे हैं, तो उसे एडिशनली हमें क्या देना पड़ता है। तो हेमोडायलिसिस पे किसे रखा जाता है, जिसमें रीनल फेलियर मिले, और जब किडनी फेलियर होता है तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन की भी कमी पाई जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें एडिशनल इंजेक्शन देने पड़ते हैं, किसके, एरिथ्रोपोइटिन के। और ये आया था नीट 2020 का जो अपना पेपर हुआ था, ठीक है। तो अब सोचो कहाँ से कहाँ की बात वो रिलेट करके पूछते हैं। ये अपने सिलेबस में कहीं से कहीं तक नहीं है, अपने कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, आसपास की किसी किताबों में नहीं है, ठीक है। बस ये याद आता है कि जब हम कॉलेज में थे तो कई बार हमारे भैया या बाकी लोग बात करते थे कि उसका हेमोडायलिसिस चल रहा है, एक पेशेंट है उसका हेमोडायलिसिस चल रहा है, तो उसको एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगा देना। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है सबकॉन्शियस माइंड में घूम रही होती है, और उसी सबकॉन्शियस माइंड में घूमने की वजह से ये याद आता है कि नहीं, ये चीजें रिलेटेड हैं। तो ये पॉइंट अब आपको ध्यान में रखना है कि एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, किडनी से सिक्रीट होता है, और अगर कोई पर्सन है जो हेमोडायलिसिस पर रखा गया है जिसका किडनी फेलियर हुआ है, तो उसमें एडिशनली एरिथ्रोपोइटिन उसे दिया जाता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम प्लाज्मा के कंपोनेंट या इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं, तो दो वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये वैल्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 3-4 सालों में ही क्वेश्चन आया है। वाटर कितना होता है भाई, 90 से 92%, 90 से 92% वाटर मिलता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में, और 6 to 8% जो है वो प्रोटीन मिलता है। तो प्लाज्मा में दो मेन चीजें हैं, एक कंपोनेंट है वाटर 90 से 92%, दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। अब जब वाटर है तो वाटर का क्या फंक्शन है भाई, वाटर के बहुत सारे फंक्शन है। ये हमारे लिए सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम की तरह काम करता है, जिसमें डिसॉल्व होके सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाइटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम और न्यूट्रिएंट सभी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन, वाटर, जो कि मेन मीडियम है किसका, प्लाज्मा का। दूसरा है, इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। तीनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से रख लेना। एल्ब्यूमिन की हम सबसे पहले बात करेंगे। एल्ब्यूमिन जो है ये एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे करता है और ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे करता है, इसको ध्यान में रखेंगे भाई। आपने अगर किडनी, ठीक है, किडनी में अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो भी ये बात जान में रखो, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से आता है उसी से फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन वहां पे एक बात याद रखेंगे कि फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ग्लोमेरुलस में है, और ग्लोमेरुलस में प्लाज्मा प्रोटीन क्या करा रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काम कर रहा है। तो वहां से जब ये ब्लड निकलेगा इफरेंट आर्टीरियोल से, तो उसमें इन कंपैरिजन जो है प्लाज्मा प्रोटीन का परसेंटेज हमें ज्यादा मिलेगा
प्लाज्मा का परसेंटेज कम मिलेगा, जो वाटर कंटेंट है उसका परसेंटेज कम मिलेगा। तो वहां से याद है, ध्यान में रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस है जो एक्सक्रीशन में, यूरिन फॉर्मेशन में आएगा, और ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। दूसरा जो है ग्लोबुलिन की बात करते हैं। ग्लोबुलिन जो आगे चल के क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे किससे डिनोट किया जाता है, आईजी। 5 तरह की होती हैं, आईजी, जी, ए, एम, डी, ई। यहां भी मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, गैम डी, जी, ए, एम, डी, ई, 5 होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये इनके अमाउंट के हिसाब से है। गैमडी वर्ड याद रखना, जी, ए, एम, डी, ई, सबसे ज्यादा अमाउंट में जी और सबसे कम अमाउंट में ई। तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए, और बिना ग्लोबुलिन प्रोटीन के एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है। तीसरा आता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन की जरूरत पड़ती है किसके लिए, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, और क्लॉटिंग फैक्टर है, इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें नाम में जेन लगा है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो फिब्रिन बनाएगा, और फिब्रिन बनाएगा तो वो फिब्रिन ब्लड क्लॉट करने का या क्लॉट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनेगा, फिब्रिन, ठीक है। तो ये एक्ट करता है इसमें, ये एक्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा, तीनों ही प्लाज्मा प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग किसी का 60,000 से लेके 70,000 के एएमयू, 60,000 एएमयू से लेके 70,000 एएमयू के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, इनका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा कितना, किसी का 64 है, किसी का 70 है, किसी का 73 तक मिल जाता है। तो 60 से 70,000 हम एवरेज बोलते हैं, जिसके बीच इनका मॉलिक्यूलर वेट मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, जो कि हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है जो रेस्पिरेशन में यूज होगा। तो एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हम ग्लूकोज की बात करते हैं। अमीनो एसिड्स मिलता है, लिपिड मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, एंड दे आर एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैं आपसे पॉइंट्स भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, ये सभी जरूरी हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम ये जरूरी है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और यहीं से ये न्यूरॉन्स में जब जाते हैं, और न्यूरॉन्स में जाने के बाद वहां पर ये नर्व कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैल्शियम भी वहां पार्टिसिपेट करता है, और ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम जो है वो जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आपको याद होगा, तो अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये जान लो, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4, ठीक है, किसको कहते हैं, कैल्शियम को कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 ये कैल्शियम है। और कैल्शियम क्यों जरूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। बिना कैल्शियम के जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर नहीं होता है। जो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है मसल्स के अंदर, याद रखना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कैल्शियम को स्टोर करती हैं। जब मसल्स को सिग्नल जाता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और वो एसिटाइल कोलिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, और वो कैल्शियम फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। तो बहुत जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, बोन्स के लिए जरूरी है, टीथ के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है, नर्व कंडक्शन के लिए जरूरी है। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में इसका पार्टिसिपेशन देखा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट करता है। फिर उसके बाद गैसेस में अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, N2 है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। हालांकि N2 हमारी बॉडी में किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि टेंडिंग टू इन रिएक्टिव
गैस है नाइट्रोजन, और इसलिए कंपोनेंट पाई तो जाती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती। वहीं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा मिलता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा मिलता है। तो ये दोनों भी गैसियस कंपोनेंट हो जाते हैं किसके, ब्लड प्लाज्मा के। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे हम किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स, तो तीन तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। पहली रेड ब्लड सेल जिन्हें आरबीसी या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी कह लो या एरिथ्रोसाइट कह लो। दूसरी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहा जाता है या इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। देखेंगे हम क्यों इन्हें वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, यानी ये तीनों जो है, जो 45% पार्ट है ब्लड का, वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक एक ब्लड सेल को फिर देखते हैं कि क्या खास बात है आरबीसी के बारे में, क्या खास बात है डब्ल्यूबीसी के बारे में, और क्या खास बात है प्लेटलेट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल, एक ही बात है। ठीक है, रेड ब्लड सेल कह लो या रेड ब्लड कार्पसल कह लो। होती कैसी है भाई, सर्कुलर होती है, गोल होती है, बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव का मतलब दोनों सरफेस से, ऊपर से भी कॉनकेव और नीचे से भी कॉनकेव। ठीक है, दोनों सरफेस से कॉनकेव होती है और डिस्क लाइक होती है। तो बाइकॉनकेव सर्कुलर डिस्क लाइक ये पाई जाती है। साइज अगर बात करें तो डायमीटर इसका हमें मिलता है 7.5 माइक्रोन। पूरा डायमीटर जो मिलता है 7.5 माइक्रोन। किनारे पर इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, सेंटर पर इसकी थिकनेस कम होती है। किनारे पर अगर थिकनेस हमें मिल रही है कितनी, 2.0 माइक्रोन, तो हमें सेंटर पर जो थिकनेस मिलेगी वो मिलेगी 1 माइक्रोन। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि सर्कुलर बाइकॉनकेव डिस्क इसी वजह से बन पाएगा। और अगर हम बात करें तो मैच्योर आरबीसी अगर है तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और ये हम बात कर रहे हैं मैच्योर आरबीसी की। इसका मतलब है कि इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब न्यूली आरबीसी बन रही होती है, तो उस समय उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे मैच्योर होती है उसके न्यूक्लियस का साइज रिड्यूस होता जाता है, और न्यूक्लियस आफ्टर ऑल एक स्टेज आता है जिसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है। हम देखेंगे कौन सी स्टेज आती है जिसके बाद न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो क्या मिलता है हमें, इसके अंदर मिलता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। और एक आरबीसी में, ये पॉइंट नोट कर लेना, एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन, ठीक है, वन आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में हमें 4 अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, और एक हेमोग्लोबिन में ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम एक एक आरबीसी को कंपेयर करें कि एक आरबीसी में कितने हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगा, तो लगभग 1 बिलियन O2 मॉलिक्यूल कैरी होता है किसमें, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल आरबीसी में। एक सिंगल आरबीसी में 1 बिलियन O2 मॉलिक्यूल्स कैरी होते हैं। ये एक बेसिक आइडिया किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। बहुत सारी डिटेल है, उस डिटेल को भी हम देखेंगे, एक एक करके नोट करते हुए चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तो फीचर ऑफ आरबीसी, कुछ बेसिक फीचर्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे कलर की बात करें हम, रेड है, और रेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लाइफ स्पैन इसका क्या होता है? 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में। काउंट, काउंट का मतलब है कि नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। तो 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड का वॉल्यूम है तो उसमें लगभग 50 लाख से लेके 55 लाख आरबीसीज मिलेंगी। ठीक है, ये इसका नॉर्मल काउंट है। और इस नॉर्मल काउंट में भी अगर हम बात करें तो एक डाइवर्सिटी आती है मेल और फीमेल की, और इसमें भी एक एवरेज हम बात करें तो फीमेल में हमें 5 मिलियन मिलता है और मेल में 5.5 मिलियन। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फिजियोलॉजिकल सिचुएशन होती है, कुछ और भी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है जिसकी वजह से आरबीसी का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है। अगर कोई एथलीट है, ठीक है, कोई पर्सन है, एथलीट है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो उसमें नॉर्मली आरबीसी जो है वो नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, एथलीट अगर है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज में भी ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर 5.5 मिलियन है तो उसमें 6 मिलियन पाया जा सकता है एथलीट में, न्यूबॉर्न बेबीज में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, और साथ ही साथ जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों में आरबीसी का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। तो 4 लोग मैंने बता दिए किस में ज्यादा मिलेगा भाई। हमने बताया कोई एथलीट है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, एंड पीपल लिविंग ऑन हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं, ऊंचाई पर रह रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ध्यान से सुनना, इस पर भी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट इसमें भी। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है इकोलॉजी में अडाप्टेशन। अगर आपने सुना होगा अडाप्टेशन वर्ड, ठीक है, जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आता है कि सपोज करो हम जो है प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं और हम पहाड़ों पर चले जाएं, ठीक है, कितने पहाड़ पर चले जाएं? ऐसा नहीं कि मोहल्ले के बाजू वाली पहाड़ी पर चले जाएं, इतना पहाड़ नहीं। हम अगर 3000 मीटर या 3500 मीटर तक जाते हैं, ठीक है, 3500 मीटर तक अगर हम जाते हैं ऊंचाई पर, तो हमें क्या होता है, हमें फिर माउंटेन सिकनेस होने लगती है। ठीक है, माउंटेन सिकनेस क्या होता है? ऑक्सीजन वहां पे डेंसिटी कम होती है, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो कम होने लगता है, चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, मितली होने लगती है, और उसे माउंटेन सिकनेस कहा जाता है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी कह लो, माउंटेन सिकनेस कह लो। ये किस में होता है? ये उन लोगों में होता है जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं और घूमने उमने के लिए पहाड़, लद्दाख, लेह लद्दाख, कश्मीर चले जाते हैं, तो वहां बहुत केसेस देखने को मिलते हैं इसके। तो वहां जगह जगह पर ऐसे मेडिकल कैंप बने हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे छोटे रहते हैं, तो वहां पर 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ता है, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल बढ़े। ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली? तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो 100% और 97-96% के बीच होना चाहिए। ठीक है, 96, 97, 98, 99, 100 अगर इसके बीच है तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, किसी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर इससे कम होने लगे, 95, 94, 90 आने लगे, तो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। और ज्यादा कम हो रहा है तो और ज्यादा गंभीर अवस्था आ जाती है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे मान लो मैं एक प्लेन एरिया में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं पहाड़ों पर गया और वहां 2, 4, 6 महीने रहने लगा, तो धीरे धीरे वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमारी बॉडी जो है अडॉप्ट करने लगेगी और हमारा भी
आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बढ़ने में 2 3 4 6 महीने लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज गए और अगले दिन बढ़ गया। इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 6 महीने लग सकते हैं आरबीसी काउंट बढ़ने में, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, हाई एल्टीट्यूड की। और फिर अगर पहाड़ों से उतर के हम प्लेन एरिया में आए तो फिर 2 4 6 महीने लगेंगे, आरबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, मैंने बताया। बोन मैरो का वो पार्ट जो एपिफाइसिस की तरफ होता है और स्पॉन्जी बोन्स का बना होता है, वो होता है रेड बोन मैरो, वहीं पर पाया जाता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, बाइकॉनकेव इन शेप, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। दो पॉइंट याद रखना। न इसे एक बार मैच्योर अगर हो गया तो इसे डिवाइड नहीं करना है, क्रोमोसोम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है, और ना ही इसे एनर्जी प्रोडक्शन करना है, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत नहीं। ये तो वो गधा है, ध्यान से सुनना, आरबीसी वो गधा है जिसके ऊपर ऑक्सीजन को लाद दिया जाता है और भगा दिया जाता है, दूसरी जगह जाता है, ऑक्सीजन को उतार लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाद दिया जाता है और वहां से भगा दिया जाता है, ठीक है। इट इज लाइक अ लेबर डंकी, ठीक है। तो ना इसे एनर्जी की जरूरत है, ना इसे न्यूक्लियस की जरूरत है, तो ना इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन CO2 and O2 ट्रांसपोर्ट, सो इट इज टर्म्ड एज अ बैग फुल ऑफ हेमोग्लोबिन, और वो हेमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट में एक्ट करता है कौन, आरबीसी, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे इसकी फिर हम डिटेल देखते हैं, आरबीसी के भी डिटेल है। चले कुछ इंफॉर्मेशन और नोट कर लेते हैं। हमने बोला इसका फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में। एक बार मैं फिर लिख रहा हूं ताकि रिलेट कर पाएंगे, रेड बोन मैरो में। लाइफ स्पैन 120 डेज का है, और बोन मैरो में बनने के बाद ये जो ब्लड सर्कुलेशन में आती है, आरबीसी सर्कुलेशन में आती है और अपना लाइफ स्पैन 120 दिन का पूरा करती है, और उसके बाद ये स्प्लीन में जाके डीजनरेट कर जाती है। तो डीजनरेट्स इन स्प्लीन, डीजनरेट्स इन स्प्लीन, स्प्लीन में जाके डीजनरेट कर जाती है, तो इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। क्योंकि जब भी आरबीसी को डीजनरेट होना होता है तो वो आरबीसी जाती है किसमें, स्प्लीन में। अब यहां से स्प्लीन से क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं। एक तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं और इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक। तो क्यों बोलते हैं इसे ब्लड बैंक, और आर ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, या तो कब्रिस्तान है जहां पे सेल्स डीजनरेट हो रही, और दूसरा ब्लड बैंक भी बोला जा रहा है। होता क्या है कि स्प्लीन जो है एक हाईली वेस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन, हाईली वेस्कुलर, ठीक है, और इसकी वेस्कुलरिटी बहुत हाई पाई जाती, तो ये एक मॉडरेट अमाउंट का ब्लड भी अपने पास स्टोर रखता है, ठीक है। इट स्टोर सम मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड इन इट। और जब भी बॉडी में ब्लड की कमी होती है या किसी को चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो ये जो स्प्लीन है ये उस मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड को वापस भेज देता है किसमें, सर्कुलेशन में, ठीक है। तो जो एक मॉडरेट अमाउंट ये स्टोर करके अपने पास रखता है उसको वापस रिलीज कर देता है किसमें, सर्कुलेशन में, जब बॉडी में ब्लड की कमी होती है। और इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन में ये ब्लड प्रोवाइड करता है और इसीलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये स्टोर करके रखता है उसी में से आरबीसीज जो मैच्योर हो गई हैं वो डीजनरेट होती हैं, ठीक है, और इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ तो उस आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। भाई वहां पे क्या था, वहां पे हेमोपोइसिस था, ब्लड का फॉर्मेशन, यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस है, केवल आरबीसी का फॉर्मेशन। और एरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ है, अभी हमने लिखा कहाँ पे, रेड बोन मैरो में,
ठीक है, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है ना। बहुत कोशिश करी, 10-12 साल लिखते लिखते हो गए, लेकिन नहीं सुधरी, तो फिर मैंने इसको सुधारना छोड़ ही दिया। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में है। अब रेड बोन मैरो में क्या होता है जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान से सुनते हैं कि रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स बनती हैं, और वो सेल्स जो हैं वो बनाती हैं, किसको बनाती हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोन मैरो में पाई जाती हैं बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स। और ये जो बोन मैरो सेल्स होती हैं ये स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, बोन मैरो सेल्स बोल लो या स्टेम सेल्स बोल लो। और ये बोन मैरो सेल्स जब डिवाइड करती हैं, इनमें डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। बोन मैरो सेल्स डिवाइड करती हैं तो बनती है कौन सी सेल? PHSC, इसको बोलते हैं प्लूरी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, PHSC। इसमें डिवीजन होता है तो बनती है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। इसमें डिवीजन होता है, बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में डिवीजन होता है, फिर बनता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जब डिवाइड करता है तो बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड करता है, बनता है रेटिकुलोसाइट। ठीक है, क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट जब बोन मैरो के बाहर आ जाता है तो उसे बोला जाता है आरबीसी। अगर बोन मैरो के अंदर है तो वो रेटिकुलोसाइट कहलाएगा, बोन मैरो के बाहर आ जाएगा तो आरबीसी कहलाएगा। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो पाया जाता है किस स्टेज तक? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट तक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर कोई बोले इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वो जो स्टेज है यहां तक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी, इसमें हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। अगर बोन मैरो के अंदर है तो वो रेटिकुलोसाइट कहा जाएगा, बोन मैरो के बाहर आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे आरबीसी। ठीक है, ये एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हैं। कभी अगर आउट ऑफ वे जाकर कुछ ये स्टेजेस के बारे में पूछता है, नॉर्मोब्लास्ट के बारे में या रेटिकुलोसाइट के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बस ये याद रखना कि इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं, एक एक करके। सो अगर हम बात करें, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि क्या इसका नॉर्मल अमाउंट होता है, और ये भी पढ़ लिया कि 120 डेज कंप्लीट करने के बाद ये स्प्लीन में जाके डिवाइड होती है। तो क्या ऐसा है क्या कि 120 डेज कंप्लीट होता है और सारी आरबीसी स्प्लीन में जाती है और वहां डिवाइड हो जाती है? नहीं, ऐसा होगा तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। ठीक है, ये डेली एक सर्टेन अमाउंट है जो डेली जाता है और आरबीसी में, वहां पे स्प्लीन में डीजनरेट होता है, और उसी सर्टेन अमाउंट की डेली नई आरबीसी बनती हैं। अब जरा कॉमन सेंस लगाएं। ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस है। 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन है, हम मान लेते हैं 100 डेज का है।
ठीक है तो 120 हम मान लेते हैं 100 डेज का, एक एवरेज समझने में हमें आसानी रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 डेज में कुछ आरबीसी डीजनरेट हो और कुछ आरबीसी नई बने? तो वो अमाउंट कैसे आएगा, वो डिसाइड होगा कि लगभग 1% आरबीसी नई डेली नई बनती है और 1% आरबीसी ही पुरानी जाके डीजनरेट होती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है ये डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये पॉइंट लिखेंगे कि डेली अबाउट 1% RBCs are newly formed and 1% daily degenerates। ठीक है, तभी अप्रॉक्स 120 डेज का लाइफ स्पेन है, यानी 120 डेज में जो पुरानी आरबीसीज है वो पूरी तरह से 1-1% डेली रिप्लेस होंगी, तो 120 डेज में रिप्लेस होकर नई आरबीसीज बन जाती। ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट है कि क्या होगा अगर आरबीसी का नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। ठीक है, इफ आरबीसी काउंट इंक्रीजेस देन नॉर्मल, क्या होगा अगर आरबीसी का जो नॉर्मल अमाउंट है 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, अगर वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इफ नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस देन नॉर्मल, तो थोड़ा बढ़ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। आरबीसी का प्रोडक्शन, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा, आसानी से होगा। दूसरा, अगर कम हो जाए, इफ आरबीसी काउंट डिक्रीजेस देन नॉर्मल, देन इट इज नोन एज एनीमिया। तो उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। अनीमिया जो वर्ड है ना, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, और ये एनीमिया कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, और इसी की वजह से कई तरह का अनीमिया पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, आरबीसी की कमी से एनीमिया, ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया, जो बोन मैरो सेल्स हैं वो अगर इनएक्टिव हो गई हैं उनकी डिफिशियंसी से एनीमिया, तो बहुत अलग अलग तरह का एनीमिया पाया जाता है। देर आर वेरियस कंडीशंस एंड दे आर ऑल आर डिफरेंट टाइप्स, लेकिन यहां हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो एनीमिया जो आरबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ नाम हैं जो हम देख लेते हैं, अगर जो एनीमिया कॉमन एनीमिया है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आरबीसी से रिलेटेड है, तो कुछ एक के नाम हम लोग यहां देख लेंगे। कौन कौन से ऐसे एनीमिया हैं, जैसे एक है हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक अनेमिया, हाइपोक्रोमिक अनेमिया, हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर। अगर आरबीसी का कलर कम हो जाए, कलर मतलब कौन है कलर, हेमोग्लोबिन से कलर आता है, तो यानी आरबीसी में अगर हेमोग्लोबिन अमाउंट कम हो जाए तो कौन सा एनीमिया होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या हो गया, डिक्रीज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। अगर आरबीसी कम हो जाए, हेमोग्लोबिन कम हो जाए आरबीसी में, तो कौन सा एनीमिया, हाइपोक्रोमिक। एक और आता है, और फिर इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि जो कॉमन हमारे आसपास से रिलेटेड है हम उन्हीं की बात करेंगे। एक है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मतलब है कि भाई जो व्यक्ति है, जिस पर्सन है, उसमें सेल्स नॉर्मल है लेकिन सेल्स का नंबर ही कम हो गया। सेल्स का नंबर क्यों कम हो गया है, बॉडी में आरबीसी कम हो गई, हो सकता है ब्लीडिंग हुई है, हो सकता है बॉडी से ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट वगैरह होने से
जो एनीमिया होता है जिसमें सेल्स नॉर्मल है, सेल्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, उनमें हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन ब्लड बॉडी से लॉस हो गया तो ब्लड का अमाउंट ही कम हो गया, ठीक है, तो वो कहलाता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा किसे बोलते हैं? ट्रॉमा एक बड़ा ही फेमस, हम ट्रॉमा सेंटर सुनते हैं, ट्रॉमा सेंटर खुला है, वो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बड़ा फेमस ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ बहुत फेमस हॉस्पिटल है बीएचयू का। और उस जगह का, उस एरिया आसपास के जो जो जिले हैं वहाँ का भी ये बहुत फेमस हॉस्पिटल है। तो ट्रॉमा मतलब होता है ब्लड लॉस, ब्लीडिंग। और अगर ब्लीडिंग को डील करने वाले या ब्लड लॉस को डील करने वाले जो सेंटर होते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रॉमा सेंटर, जो इमरजेंसी कंडीशंस या इमरजेंसी केसेस को डील करते हैं। तो ट्रॉमा का मतलब हो गया कोई ऐसी चोट लगी जिससे बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, दैट वर्ड इज गिवन एज ट्रॉमा, उसके लिए वो वर्ड दिया जाता है ट्रॉमा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एनीमिया। फिर हमने अभी विटामिन बी 12 की कमी से परनीशियस एनीमिया देखा। अगर ऐसा हो कि बोन मैरो सेल्स इनएक्टिव हैं, ठीक है, इनएक्टिव बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स में कोई डिफेक्ट है, बोन मैरो सेल्स इनएक्टिव है और उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, तो उसे बोलते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्योंकि आफ्टर ऑल फॉर्मेशन तो इसका बोन मैरो में ही होता है, और वहां कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से एनीमिया हुआ, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एनीमिया है जो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है और इनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं आरबीसी के केस में, और इनको नोट करते हैं हम। जैसे हम बात हमने बोला कि बोन मैरो के अंदर होती हैं जब आरबीसी, तो सपोज करो ये बोन मैरो है और बोन मैरो के बाहर जो है ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। अब ये जो है ये बोन मैरो और ब्लड सर्कुलेशन के बीच की ये वॉल है, मतलब बोन मैरो और सर्कुलेशन यानी ब्लड कैपिलरी के बीच में ये वॉल प्रेजेंट है, इधर बोन मैरो है और इधर ब्लड सर्कुलेशन है। और बोन मैरो में सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोल रहे हैं क्या, रेटिकुलोसाइट, ये रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई जगह पर रिलेटेड है, कई अलग अलग चैप्टर्स में रिलेटेड, लेकिन यहां पर मैं इसको डिस्कस करता हूं क्योंकि इससे दिमाग में ये बैठ जाएगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट से ब्लड सर्कुलेशन में आने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं सीधे चल के आ जाएगी, यहां से गई और टैक्सी पकड़ा और सर्कुलेशन में आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बोन मैरो है, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है, बोन मैरो और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में जो मेम्ब्रेन है, चाहे हम उसे कैपिलरी की मेम्ब्रेन बोल लें, तो उन कैपिलरी की मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो ये रेटिकुलोसाइट्स क्या करती हैं, अपने शेप को चेंज करती हैं, और शेप को कुछ ऐसा चेंज करती हैं कि जैसे हम टूथपेस्ट निकालते हैं ना ट्यूब में से, वैसे ये रेटिकुलोसाइट निकल के आ जाती हैं कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है।
इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डायपेडेसिस। ठीक है, याद रखना क्या बोला जाता है, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब हो गया स्क्वीज आउट होना, स्क्वीज आउट। ठीक है, स्क्वीज आउट होना। बोन मैरो में से जैसे ट्यूब में से टूथ पेस्ट बाहर निकलता, अपन पीछे से दबाए और पेस्ट जो है बाहर आ गया, वैसे ही ये बोन मैरो के अंदर जो रेटिकुलोसाइट होती है ये अपने शेप को अलाइन करती हैं और चेंज करके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से स्क्वीज आउट होती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस। ये डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में पाया जाता है। जैसे हमने अगर हेल्थ एंड डिजीजेज इम्यूनिटी में हमने फैगोसाइटोसिस सुना है, फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, वैसोडाइलेशन, एडेशन, ठीक है, माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन से माइग्रेट करके बैक्टीरिया के पास पहुंच जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाती है, वो भी डायपेडेसिस है। तो वहां भी डब्ल्यूबीसीज भी डायपेडेसिस परफॉर्म करती हैं जब इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना होता है, और जब आरबीसीज को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है और सर्कुलेशन में जाना है तो ये भी डायपेडेसिस परफॉर्म करती है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया जो डायपेडेसिस से क्वेश्चन आता है। आप जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी आप प्रैक्टिस बुक लगा रहे हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। दूसरा, हम बात करें किसी भी ब्लड कैपिलरी की बात करें, ये सपोज करो एक ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड में क्या फ्लो कर रहा है भाई, आरबीसी फ्लो कर रही। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां। तो इसमें आरबीसीज के फ्लो करने का एक खास पैटर्न होता है। ठीक है, आरबीसी ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी की तरह या भीड़ भाड़ की तरह ऐसे वहां पे जाके कंजेशन कर दिया और जाम हो गया, जाम लग गया, नहीं, जाम नहीं लगते। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, स्कूल में वो वन हैंड डिस्टेंस अपन बनाते थे ना, लाइन जब खड़े होते थे वन हैंड डिस्टेंस सामने वाले से, तो वैसा ही एक खास पैटर्न ये बनाती हैं। ये जो आरबीसी है, सपोज करो ये एक आरबीसी है, उसके साथ दूसरी आरबीसी, उसके साथ तीसरी आरबीसी, चौथी, पांचवी, और ऐसी ये क्या बनाते हैं, पिलर बनाते हैं। और ये आरबीसीज का पिलर बना के मूव करते हैं। जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, तो कैरम की जो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कैरम की गोटियां ही बोल लो, ठीक है, कैरम की जो गोटियां होती हैं उनको हम पिलर बनाते हैं। तो वैसे ही ये पिलर के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, पिलर बना के ट्रेवल करती हैं, और इसको बोलते हैं रॉलियॉक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये खास तरह का पैटर्न है जो आरबीसी के मूवमेंट में पाया जाता है। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक डायपेडेसिस जहां से किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए स्क्वीज आउट होती हैं सेल्स, आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइट्स जो भी हैं फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रही वो सभी होती हैं, यहाँ आरबीसी भी होती है। और दूसरा, आरबीसी में खास पैटर्न है उसके ट्रांसपोर्ट का, जिसे बोलते हैं रॉलियॉक्स फॉर्मेशन, और इसी पैटर्न की वजह से ये पतली से पतली ब्लड कैपिलरीज में भी आराम से मूव कर पाती हैं, कंजेशन जनरेट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर डालो। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आरबीसी के अंदर और आरबीसी की फंक्शनिंग को लेकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे हम अगर बात करें कि आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में या ब्लड में कितना पाया जाता है और वो हेमोग्लोबिन कैसे काम करता है। ठीक है, हाँ, हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक जो है आपको लगे कि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जब हम आरबीसी को डिस्कस कर रहे हैं, आरबीसी की फंक्शनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही डिस्कस करना थोड़ा जरूरी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हेमोग्लोबिन के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हेमोग्लोबिन एग्जैक्टली क्या होता है भाई, हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, रेड कलर
रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक हेम पार्ट प्रेजेंट होता है और दूसरा इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन। हेम पार्ट की बात करें तो हेम पार्ट कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक टेट्रापाइरॉल रिंग पाई जाती है, 4 पाइरॉल रिंग प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं टेट्रापाइरॉल रिंग, पाइरॉल रिंग। और इन टेट्रापाइरॉल रिंग के सेंटर पे होता है आयरन, आयरन यानी Fe और Fe प्लस प्लस यानी फेरस के फॉर्म में आयरन पाया जाता है, फेरस। कभी पूछे कि हेम में कौन सा आयरन होता है तो भाई फेरस, Fe2 प्लस। और ये दोनों मिलके हेम बनाते हैं और उसके साथ ग्लोबुलिन प्रोटीन अटैच पाया जाता है। सो रेड कलर है। और क्या अमाउंट मिलता है हमें अगर हम बात करें बॉडी में हेमोग्लोबिन का? सो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें तो हमें मिलता है, एक रेंज मिलती है जिसको हम बोलते हैं 12 टू 18 ग्राम परसेंट। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैं बता रहा हूं, ये रेंज बता रहा हूं कि मिनिमम कितना होना चाहिए। 12 नॉर्मल मिनिमम है और 18 जो है नॉर्मल मैक्सिमम है। तो ऐसा नहीं कि सब में 12 होगा तो ही नॉर्मल है, नहीं, नॉर्मल मिनिमम 12 तक मिलेगा, नॉर्मल मैक्सिमम 18 तक मिलेगा। और एवरेज जब निकालने जाएंगे तो दोनों का एवरेज हम निकालेंगे, जो हमें मिलेगा 15 ग्राम परसेंट। ठीक है, ग्राम परसेंट से मतलब आता है कि 100 ml ब्लड में, ध्यान से सुनना, ग्राम परसेंट या ग्राम पर डेसीलीटर दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, ग्राम परसेंट कह लो या ग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब होता है कि 100 ml ब्लड है और 100 ml ब्लड में 12 से 18 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, ये इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन है। अब अगर हम एवरेज निकालें, इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन अगर है तो हम इसका एवरेज निकालें, जस्ट यहीं पर हम एवरेज भी निकाल देते हैं। एवरेज निकालेंगे तो आएगा 15 ग्राम परसेंट, यानी 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम एवरेज हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी बात आ गई। क्या दूसरी बात आ गई? अब सोचना, आप सोचोगे तो ये बात दिमाग में बैठती जाएगी। मैं एक वैल्यू दे रहा हूं 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरीज 1.3 ml O2। ध्यान से सुनना, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। सोचो, हेमोग्लोबिन ग्राम में है और ऑक्सीजन ml में है, उल्टा मत कर देना, ये वैल्यू ध्यान में रखना। क्या ग्राम में है, क्या डेसीलीटर में है, क्या ml में है, इसको ध्यान में रखना। ब्लड डेसीलीटर में है, हेमोग्लोबिन ग्राम में है, ऑक्सीजन ml में है। तो अगर मैं बोलूं कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो कि 100 ml ब्लड में मिलेगा, वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? तो आएगा 1.3 ml इंटू 15 और ये आएगा लगभग 20 ml ऑक्सीजन जो कैरी होगा बाई 100 ml ब्लड। हो सकता है कुछ लोगों को इतनी मैथ जो है झेली ना जाए, लेकिन सुनने की और समझने की कोशिश करना। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 15 इंटू 1.3 यानी 20 ml ऑक्सीजन। और ये नॉर्मल वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। तो लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ O2 इन ब्लड। ब्लड में नॉर्मल वैल्यू O2 की कितनी मिलेगी? 20 ml परसेंट। याद रखना 20 ml परसेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, 20 ml परसेंट यानी 100 ml ब्लड में
20 ml, सॉरी 20 ml% इसको नहीं बोलेंगे, इसको 20 ml/डेसीलीटर ही बोलेंगे, क्योंकि ये ग्राम में नहीं है। ग्राम होता है तब परसेंट यूज किया जाता है, ये ml में है तो 20 ml/डेसीलीटर ये यूज किया जाता है। परसेंटेज इसके लिए यूज नहीं करना, ये ml में है। ग्राम में होता है तो उसके लिए परसेंटेज यूज किया जाता है, तो यहाँ पे डेसीलीटर होगा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी में पूरा जो ब्लड है, पूरा ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरा ब्लड हमें मालूम है भाई कितना ब्लड होता है बॉडी में, 5 लीटर। बॉडी में कितना होता है, 5 लीटर। तो अगर 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ध्यान से सुनना, 100 ml 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो 5 लीटर ब्लड कितना ml ऑक्सीजन कैरी करेगा, यानी अगर हम बात करें 1/5 कैरी करेगा। 100 ml का 1/5 है 20 ml, तो 5 लीटर का 1/5 आएगा 1 लीटर। 5 लीटर ब्लड कैरी करता है कितना, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये वैल्यू ध्यान में रख लेना, दिमाग में रख लेना, जब भी घुमा के क्वेश्चन पूछना होगा कि जो वैल्यूज दी हुई हैं उस वैल्यू से कोई नई वैल्यू निकालो, तो यही सब पूछेगा, और इसको ध्यान में रखना है। ये रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड है, ये सर्कुलेशन से भी रिलेटेड है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं, और इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा और आप जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं।